हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पर मैं ये वीडियो इस तरीके से इसलिए बना रही हूँ बिकॉज आज अब देखो फाइनल एग्जाम है, वो आ ही गया है। तो जब भी ऐसा कोई मौका होता है तो ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ इजीली हो जाए, आराम से हो जाए, नहीं। तो मैं भी ऐसे ही कुछ चैलेंजेस फेस कर रही हूँ और वो चैलेंज ये है कि पहले तो इंटरनेट नहीं था सारा दिन, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी नहीं रही है, अब इन्वर्टर भी खत्म हो गया है। लेकिन मैं यहाँ रुकी नहीं हूँ, तो मैं मोबाइल से और स्क्रीन रिकॉर्ड करके किसी तरीके से ये वीडियो आपके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। प्लीज़ अप्रिशिएट एंड इसको ध्यान से देखना। बहुत लेंदी वीडियो नहीं है, पूरी की पूरी पोम्स जो है मैंने इसके अंदर कवर कर ली हैं, तो होपफुली यू विल अप्रिशिएट। तो इस सीन के बाद अब आपकी जो पोम्स हैं वो स्टार्ट होंगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो फाइनली हम स्टार्ट करते हैं हमारी सारी की सारी पॉम्स। जो ये सारी पॉम्स जो है, पांचों पॉम्स, सबसे पहले हम देखते हैं माय मदर एट 66, जो कि लिखी है कमला दास ने। नाउ सबसे पहले इस पॉम के बारे में दो बातें पता होना आपको जरूरी है। एक तो ये कि कमला दास अपने पेन नेम के अंदर लिखा करती थी और इनका पेन नेम है माधवी कुट्टी। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो 5th या 6th लाइन में ये देखिए माधवी कुट्टी जो है नाम लिखा हुआ है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। जो दूसरी बात इस पॉम के बारे में पता होनी चाहिए वो ये कि इस पॉम में कमला दास ने ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में लिखा है, यानी मदर डॉटर के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, कमला दास हमेशा बहुत ही बोल्ड टॉपिक्स चूज किया करती थी, उन पर पॉम्स लिखा करती थी। इस पॉम में उन्होंने ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में बात की है एंड इट्स अ मदर डॉटर रिलेशनशिप। ठीक है, इस पॉम की एक खास बात यह है कि ये एक सिंगल लाइन 1 सेंटेंस पॉम है। ठीक है, यानी आप बीच में देखेंगे तो कहीं कोई फुल स्टॉप वगैरह नहीं है, ये एक सिंगल लाइन पोम है। ठीक है, अब यहाँ इस पोम का अगर मैं छोटा सा जिस्ट आपको बताऊं तो इस पोम में बेसिकली ये है कि कमला दास जो है कोचिन जा रही होती है फ्राइडे को, और जब वो कार में बैठी हुई होती है, एयरपोर्ट जा रही होती है कोचिन जाने के लिए, जब एयरपोर्ट जा रही होती है तो कार में बैठी हुई नोटिस करती है कि उनके बगल में जो उनकी मदर है उनकी आंख लग गई है। शी इज डोजिंग अप, मतलब नींद ले रही है, झपकी लग गई है। उनका मुंह एकदम खुला हुआ है, ओपन माउथ्ड है, और उनका जो चेहरा है वो एकदम एशन लाइक लग रहा है, यानी राख जैसा लग रहा है। एशन से क्यों कंपेयर करती है अपनी मदर के चेहरे को? क्योंकि उनके चेहरे पे कोई रौनक नहीं है, क्योंकि उनकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी है, 66 एज है, तो उनके चेहरे की जो रौनक है वो जा चुकी है, यूथ जो है जा चुका है। तो जो डलनेस है चेहरे की वो एक्सप्लेन करने के लिए उनके चेहरे को देखिए, पहले तो एशन लाइक कहा है, फिर उनके चेहरे को कॉर्प्स से कंपेयर किया है। कॉर्प्स का मतलब होता है बेटा डेड बॉडी। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली फर्स्ट टाइम कमला दास को ये रियलाइज हो रहा है कि उनकी मदर की जो है एज काफी ज्यादा हो चुकी है। तो यहाँ पर उनको एक रियलाइजेशन ये भी होता है कि सिंस मेरी मदर की जब एज इतनी बढ़ रही है तो वो समय दूर नहीं है जब वो हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर चली जाएंगी, विच मीन्स कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरी मदर जिंदा नहीं रहेगी। ये थॉट बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा होता है कमला दास के लिए, और अपने इस थॉट को ब्रेक करने के लिए वो कार से बाहर देखने लगती हैं। जब कार से बाहर देखती हैं तो वो क्या देखती हैं? जो नजारा उन्हें नजर आता है वो एकदम स्टार्क कॉन्ट्रास्ट होता है, एकदम कॉन्ट्रास्टिक इमेज उन्हें नजर आती है कार के बाहर। और वो इमेज क्या होती है? ट्रीज प्रिंटिंग, द मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग, मतलब जो एनर्जी, यूथ, एक्टिवनेस उन्हें एक नजर आती है। बाहर की जो पेड़ हैं वो एकदम पीछे भागते हुए, भाई गाड़ी चल रही है तो पेड़ पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि सचमुच में भागने लगेंगे, है ना? तो पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं पेड़। इसके अलावा जो मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग, मेरी चिल्ड्रन मतलब खुश बच्चे जो है, खुश, और स्पिल मतलब कभी इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, मतलब बच्चों की जो एक एनर्जी होती है, तो उनको गाड़ी से बाहर बहुत ही जॉयस, हैप्पी, एनर्जेटिक, बहुत ही एंथुसियास्टिक इमेज नजर आती है, जो कि गाड़ी के अंदर की इमेज से एकदम कॉन्ट्रास्टिंग होती है। और गाड़ी के अंदर की इमेज क्या है? बहुत ही ज्यादा डल, टायर्ड, है ना, थकी हुई, क्योंकि उनकी मदर के चेहरे पे उन्हें जो थकान नजर आ रही है वो उन्हें समझ में आ रहा है, राइट? अब यहाँ पर आगे जब चलती हैं, जब एयरपोर्ट पे पहुंचती हैं, तो वहां पर फिर से वो अपनी मदर के चेहरे को कंपेयर करती हैं लेट विंटर्स मून से। क्यों लेट विंटर्स मून? यानी जब सर्दियों का जो चांद होता है ना बेटा, वो बिल्कुल एकदम ढलता हुआ चांद होता है, हेजी सा होता है, एक डलनेस होती है उस चांद पर। तो देखिए, पहले एशेस से कंपेयर किया और कॉर्प्स से, यानी डेड बॉडी से कंपेयर किया अपनी मदर को, और अब लेट विंटर्स मून से कंपेयर कर रही है। ठीक है, इन सब में जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो सिमिली, क्योंकि लेट विंटर्स मून में एज का यूज हुआ है और यहाँ देखिए एशन में लाइक का यूज हुआ है। तो सिमिली यूज करके उन्होंने अपनी मदर का इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया है एशन से और लेट विंटर्स मून से। ठीक है, इसके बाद वो बताती हैं ओल्ड फेमिलियर एक। ये ओल्ड फेमिलियर एक पे डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है, मतलब बहुत बार क्वेश्चन बना है। तो बहुत बार क्वेश्चन का ये है कि फेमिलियर एक कौन सा है? चाइल्डहुड फेयर ऑफ कमला दास, बचपन का जो डर है। अब ये बचपन का डर क्या है? हर बच्चे को बचपन में डर होता है कि उनकी मदर उनसे दूर ना हो जाए। ठीक है, लेकिन बचपन का डर और अभी के डर में क्या डिफरेंस है? बचपन का जो डर होता है, बचपन में जो अपनी मदर से सेपरेट होने का डर होता है, बट दैट सेपरेशन वुड बी टेम्पररी,
कि मदर थोड़ी देर बाद वापस आ जाएंगी। सो द सेपरेशन इन चाइल्डहुड इज टेम्पररी, लेकिन अभी जो सेपरेशन होगा मदर से दैट विल बी परमानेंट। परमानेंट क्यों? क्योंकि अभी सेपरेशन होगा यानी मदर की डेथ होना, तो इसका मतलब ये सेपरेशन परमानेंट होगा, राइट। तो वो बचपन का डर फिर से कमला दास को यहाँ पर लगता है, बट यहाँ इस डर को कमला दास अगेन अपने ऊपर डोमिनेशन नहीं लेने देती है, मतलब हावी नहीं होने देती है, और वो फिर से एक होप के साथ क्या कहती है, सी यू सून अम्मा, कि मैं फिर से मिलूंगी तुमसे, है ना। एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, यानी ये स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल क्या है बेटा, यहाँ पर रेपिटेशन है। कोई भी वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस या स्टैंजा एज इट इज रिपीट हो जाता है तो रेपिटेशन कहलाता है। तो ये रेपिटेशन है यहाँ पर। ये रेपिटेशन क्या दिखाता है, ये बताता है द ऑप्टिमिज्म ऑफ कमला दास, उनकी जो पॉजिटिविटी है वो बताता है, कमला दास की होप बताता है, ठीक है। ये जो रेपिटेशन हुआ है वो उनकी होप बताता है कि वो, उन्हें उम्मीद है कि वो फिर से अपनी मदर से जरूर एक दिन मिलेंगी, राइट। तो इसीलिए ये रेपिटेशन है। इस पर क्वेश्चन कई बार पूछा गया बेटा, तो ध्यान रखिए। तो देखिए क्या क्या पोएटिक डिवाइस हो गई, एक तो मैंने सिमिली आपको बता दिया है, यहाँ रेपिटेशन आपको बता दिया है। इसके अलावा ट्रीज स्प्रिंटिंग जो है उसका मतलब है पर्सोनिफिकेशन। ये पर्सोनिफिकेशन कैसे हो गया बेटा, क्योंकि ट्रीज एक्चुअल में भागते नहीं है, तो ये इसलिए पर्सोनिफिकेशन है कि ह्यूमन का एट्रीब्यूट, ह्यूमन की क्वालिटी अप्लाई की गई है। मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग का मतलब क्या है, बहुत ही जो हैप्पी बच्चे हैं वो इधर उधर भाग रहे हैं, कूद रहे हैं, तो क्या आप इसको इमेजिन कीजिए, जो एक्चुअली इट इज इमेजरी, ठीक है। तो ये इमेजरी यहाँ पर क्रिएट की गई है। तो ये पोएटिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस हैं जो इस पोम के अंदर यूज हुई हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस पोम का जो टोन है वो कैसा है। टोन ये है इस पोम का बहुत ही मेलनकलिक यानी सैड। पूरी पोम के अंदर कमला दास को सिंसियर रियलाइज होता है, इट्स अ सडन रियलाइजेशन कि उनकी मदर अब ओल्ड हो चुकी हैं और वो समय दूर नहीं जब उनकी मदर हमेशा हमेशा के लिए उनसे दूर चली जाएंगी। तो काफी उदास हैं और काफी अपसेट हैं। तो मेलनकलिक हम कह सकते हैं, रिफ्लेक्टिव टोन भी हम कह सकते हैं। रिफ्लेक्टिव टोन का मतलब ये होता है कि आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस जो एक होता है वो इसके अंदर बताया गया है। तो कमला दास का ये पर्सनल एक्सपीरियंस ही है, ठीक है। तो ये इसकी टोन है। इसके अलावा बेटा हाँ, एक पोएटिक डिवाइसेस के अंदर एक कॉन्ट्रास्ट जो मैंने आपको बताया था ना, गाड़ी के अंदर और बाहर कॉन्ट्रास्टिंग इमेज, वो भी पोएटिक डिवाइस ही है। इसके अलावा एलिट्रेशन भी, देखो एलिट्रेशन कहाँ है, एक तो है जो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, तो स साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है ना, तो दैट इज ऑल्सो व्हाट एलिट्रेशन, ठीक है। रेपिटेशन तो वो है ही। इसके अलावा जो स्प्रिंटिंग ट्रीज है ना, स्प्रिंटिंग ट्रीज एक मेटाफर भी है, क्योंकि मेटाफर किससे डायरेक्ट कंपेयर हो रहा है, वो पैसेज ऑफ टाइम से, कि टाइम किस तरीके से क्विकली भाग रहा है, जैसे ट्रीज भाग रहे हैं पीछे उसी तरीके से ये भी भाग रहा है, टाइम भी भाग रहा है जैसे ट्रीज भाग रहे हैं, ठीक है। तो ये एक कंपैरिजन है। ऑलराइट बेटा, तो ये पहली पॉम यहाँ कंप्लीट होती है। अब हम दूसरी पॉम पर बढ़ते हैं जो कि क्या है, कीपिंग क्वाइट। अब कीपिंग क्वाइट जो है इस पॉम के अंदर पैब्लो नेरूदा ने क्या बात करी है। पैब्लो नेरूदा देखो एक तो नोबेल प्राइज विनर है, इसके अलावा इस पॉम में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट है ना, की वर्ड जिसको कहते हैं, वो कौन सा है, वो है इंट्रोस्पेक्शन। देखो यहाँ पर सेकेंड लास्ट लाइन में लिखा हुआ भी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पोम के अंदर पैब्लो नेरूदा ने एक तरीके से अपील की है, ध्यान रखिए, अपील की है। किस चीज की अपील की है, कि सारे लोग जितने भी रीडर्स हैं, एवरीवन हु इज रीडिंग दिस पोम, उन सबसे अपील की है कि अपने एक इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है खुद के गिरेबान में झांक कर देखना, यानी हम खुद अपने एक्शंस को एनालाइज करें, थोड़ी देर रुककर देखें कि हम जो एक्शंस कर रहे हैं उसका क्या मीनिंग निकल के आ रहा है और उसका क्या रिजल्ट, क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर आ रहे हैं। बेसिकली ये इन्होंने बात इसके अंदर कही है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़े तो हम देखते हैं इस पूरी पोम के अंदर पैब्लो नेरूदा पूरी दुनिया को थोड़ी देर के लिए रुक जाने के लिए कह रहे हैं कि जस्ट वेट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, स्टॉप फॉर अ वाइल एंड कीप क्वाइट टिल आई काउंट टू 12। तो 12 तक ही वो क्यों गिनते हैं, 12 तक इसलिए क्योंकि पूरे साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। राउंड द क्लॉक कितने आवर्स होते हैं, 12 आवर्स होते हैं, इसीलिए 12 इस डिजिट का भी एक रेलेवेंस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो आता है ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इट इज एन इंपॉर्टेंट फ्रेज। इसका मतलब है दुनिया में जो कोई भी लोग हैं, ना कोई ज्योग्राफिकल बैरियर यहाँ पर वो देख रहे हैं, कोई लैंग्वेज बैरियर भी यहाँ नहीं देख रहे हैं, कुछ भी किसी भी किस्म का बैरियर नहीं। हर एक इंसान से वो क्या अपील कर रहे हैं कि किसी भी लैंग्वेज में बात ना करे, चाहे वो लैंग्वेज बोलने वाली हो या इवन वो कोई साइन लैंग्वेज हो, जो इशारों वाली लैंग्वेज हो, किसी भी तरीके से बात, कोई भी लैंग्वेज में कोई बात नहीं करनी है, कुछ समय के लिए एकदम रुक जाइए। यहाँ सेकंड स्टैंजा में जो वर्ड है आर्म्स, देखो बेटा मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप
किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए ना तो आप उसे अटेम्प्ट कर सकें बहुत ही आसानी से, उसी तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई नो कि आज मेरे हाथ एकदम बंधे हुए, एकदम अंधेरे में मैं बैठी हुई हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इन्वर्टर भी पूरा चला गया है। तो आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज़ को। तो एक एक वर्ड आपको उस तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको एग्जाम में किस तरीके से वो हेल्प कर सके, ठीक है। तो जो आर्म्स वर्ड है ना, ये दो मीनिंग देता है। एक वर्ड तो एक मतलब तो क्या देता है कि आपके जो खुद के जो आप हाथ पास फिजिकल एक्टिविटीज है, तो एक तो आपको मना कर रहे हैं कि किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को मत करो। और दूसरा आर्म्स का मतलब क्या है, दूसरा मीनिंग इसका ये है आर्म्स एंड अम्यूनेशंस, यानी वेपन्स, कि एंड द वॉर, मतलब लोग अगर रुक जाएंगे ना तो ये वॉर भी रुक जाएगी। तो हर लैंग्वेज में बात करने से मना करता है। विदाउट इंजन्स, विदाउट रश, यानी कोई भी एक्शन मत कीजिए, कोई भी काम मत कीजिए। एंड इट इज गोइंग टू बी एन एक्सोटिक एंड सडन स्ट्रेंजनेस। एक्सोटिक मोमेंट इसलिए क्योंकि एक बहुत ही यूनिक मोमेंट होगा, आज से पहले ऐसा मोमेंट कभी नहीं होगा जब पूरी दुनिया जो है इतनी साइलेंट और इतनी चुप हुई होगी। और इसीलिए ये एक बहुत ही स्ट्रेंज बात भी है कि पूरी दुनिया रुक गई, ठीक है। फिशरमैन भी थोड़ी सांस लेंगे क्योंकि जो एक्वेटिक लाइफ है ना, उस एक्वेटिक लाइफ के अंदर पूरा का पूरा उसको भी तो खराब कर रखा है। तो जब फिशरमैन भी कोई काम नहीं करेंगे तो यानी मरीन लाइफ जो एक्वेटिक लाइफ जो है उसे भी आराम मिलेगा। और जो सॉल्ट गैदरर्स हैं, वो सॉल्ट गैदरर्स के हाथों पर, क्योंकि जो सॉल्ट होता है ना, रॉ सॉल्ट होता है, उससे हाथों पर हाथ कट जाते हैं उससे, तो उनके हाथों के जो वुंड्स हैं, जो उनके जख्म है, घाव है, सॉल्ट गैदरर्स को अपने घाव को भरने का मौका मिलेगा। दे विल बी एबल टू लुक आफ्टर, टू ट्रीट देयर वुंड्स, ठीक है। उसके बाद जो लोग किसी भी तरीके की वॉर में है, चाहे ग्रीन वॉर्स हो या वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, किसी भी तरीके की वॉर में हो, वो लोग भी जब रुक जाएंगे तो वॉर क्या होगी, वॉर भी रुक जाएगी। तो क्लीन क्लोथ्स यहाँ जो लिखा हुआ है, तो क्लीन क्लोथ्स का मतलब ये नहीं है कि साफ सुथरे कपड़े। क्लीन क्लोथ्स का मतलब ये है कि दे आर नॉट पॉल्यूटेड एट ऑल नाउ। पॉल्यूटेड एज इन कि जो करप्शन उनके अंदर है, या जिस तरीके से वो उनके अंदर जिस तरीके का हार्म वो पहुंचाते हैं सबको, तो अभी वो जो क्लीन क्लोथ्स पहनेंगे ना, अभी वो एकदम हार्मलेस होंगे पूरी तरीके से, ठीक है। एंड दे विल वॉक विद द ब्रदर्स। ये जो वर्ड है ब्रदर, वो क्या सिंबलाइज कर रहा है, इट इज अ सिंबल, सिंबलिज्म। ये जो पोएटिक डिवाइस है क्या, पूरे मैनकाइंड को, कि पूरी दुनिया जो है, चाहे किसी भी देश के हो, शहर के हो, सब हम इंसान है। वी बिलोंग टू वन रिलीजन ओनली, वी बिलोंग टू वन कास्ट ओनली, विच इज ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड, राइट। इन द शेड डूइंग नथिंग। शेड का मतलब यहाँ पर प्रोटेक्शन है, यानी जो लोग भी वॉर्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, वो लोग भी जब रुक जाएंगे ना, सो देयर विल बी नो वॉर्स। और जिन लोगों के साथ आपस में जिनका झगड़ा या जिनका वॉर आपस में हो रहा है, वो रुक जाएंगे, तो वो भी आपस में एक दूसरे के लिए खतरा नहीं होंगे। सो दे विल बी प्रोटेक्टेड ऑफ ईच अदर, ठीक है। ये इसमें बताने की कोशिश की है। आखिर में इसमें पूरा ये बताया गया है कि जिस तरीके से जो अर्थ होती है, अर्थ से कंपेयर करके बताया गया है कि हमें देखकर ऐसा लगता है कि इट्स टोटल इनएक्टिविटी, बट यहाँ पैब्लो नेरूदा टोटल इनएक्टिविटी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट वो क्या बोल रहे हैं कि कोई काम मत करो, बस क्या करना है, मतलब कोई एक्शन आपको नहीं करना है, लेकिन क्या करना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है। सो ही डजंट मीन इनएक्टिव, टोटल इनएक्टिविटी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं पैब्लो नेरूदा, क्योंकि अर्थ से फिर कंपेयर करके बताते हैं, क्या कहते हैं कि अर्थ भी हम जब देखते हैं तो हमको क्या लगता है कि जो अर्थ है वो इट इज स्टिल, बट नो, अर्थ इज नॉट स्टिल। ऐसा लगता है एवरीथिंग इज डेड, बट नो, इट इज नॉट सो, रादर एवरीथिंग इज अलाइव। क्योंकि अर्थ जो है भले दिखाई नहीं देती है कि घूम रही है या कुछ, लेकिन फिर भी अर्थ जो है जिंदा है। इट्स लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो हम इंसान जो है, जो कभी इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, हम लोग जो है इतनी वॉर्स में है। कौन सी वॉर जिसके अंदर कोई सर्वाइवर ही नहीं है, कोई इंसान बच ही नहीं रहा है। तो ये वॉर जो है वो अल्टीमेटली इट्स अ वॉर जिसके अंदर कोई भी अल्टीमेटली कोई सर्वाइवर है ही नहीं, राइट। तो यहाँ पर साइलेंस से मतलब टोटल इनएक्टिविटी नहीं है, साइलेंस से मतलब है इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। ये इस पूरी पोएम का मीनिंग है। नाउ इसके अंदर की जो इसका पहले मूड अपन देखते हैं कि क्या टोन है बेसिकली, ठीक है। जो टोन है, मैंने कमला दास का भी जो बताया था तो मूड बोल दिया था, आई थिंक टोन है वो जो रिफ्लेक्टिव टोन जो है, रिफ्लेक्टिव टोन है, और टोन है मेलनकलिक टोन है, ठीक है। इस पोएम की जो टोन है बेटा, वो किस तरीके की, बहुत ही काम है, बहुत ही कंटेम्पलेटिव, कि आप एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड के बारे में बात की गई है इसके अंदर। तो इस तरीके की जो टोन को उन्होंने यूज किया है। इसके अलावा जो पोएटिक डिवाइसेस है वो क्या है, सिंबलिज्म मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसके अलावा आप देखिए इसके अंदर रेपिटेशन बहुत है। यहाँ पर वी विल आप देखिए पहले तो सेंटेंसेस में ही जो है रिपीट हो रहा है। इसके अलावा इसके अंदर एनाफोरा है। एनाफोरा कौन सा है, सेकंड स्टैंजा में देखिए
दो कंटिन्यूअस लाइन आ रही है जिसकी स्टार्टिंग सेम है, लेट्स, तो ये क्या हुआ, ये एनाफोरा हो गया। इसके अलावा थर्ड स्टैंजा में फिर से देखिए, विदाउट रश विदाउट एंजन, तो विदाउट रेपिटेशन है, सेम वर्ड है। विदाउट रश विदाउट एंजन को हम एलिट्रेशन भी कह सकते हैं क्योंकि वह साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है ना। सडन स्ट्रेंजनेस जो है वो भी एलिट्रेशन है क्योंकि स साउंड जो है वो भी रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो टोन क्या हो गई, टोन बहुत ही क्वाइट काम, ये टोन हो गई इस पोएम की। और पोएटिक डिवाइसेस मैंने बता ही दिया, एलिट्रेशन है, एनाफोरा है, रेपिटेशन है, सिंबलिज्म है इसके अंदर, ठीक है। ये सारे इसके अंदर जो है पोएटिक डिवाइसेस है, ठीक है। इसके अलावा पर्सोनिफिकेशन भी है इसके अंदर, पर्सोनिफिकेशन भी है इसके अंदर। पर्सोनिफिकेशन है द अर्थ कैन टीच अस, ये जो सेकंड लास्ट स्टैंजा है, तो अर्थ इज मतलब यहाँ पर अर्थ को एक ह्यूमन की तरह ट्रीट किया जा रहा है कि जो अर्थ है वो हमें सिखाएगी, तो अर्थ को पर्सोनिफाई यहाँ किया गया है, ठीक है बेटा। यहाँ पर क्लीन क्लोथ्स जो लिखा हुआ है वो भी क्या है, एलिट्रेशन है ना, क्ल साउंड जो है रिपीट हो रहा है तो इट इज एलिट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये पोएम भी कंप्लीट होती है। नाउ थर्ड पोएम, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी बहुत ही इजी पोएम है, लेकिन स्टिल इसमें काफी बच्चों को ना काफी कंफ्यूजन भी होता है। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ पोएम जिसके अंदर क्या बताया गया है, चीजों की क्वालिटी होती है ना, दैट इज ब्यूटीफुल। तो जॉन कीट्स ने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है कि देखिए ब्यूटी जो होती है वो एक ऐसी चीज होती है जो कभी भी नथिंगनेस में नहीं जाती है, नथिंगनेस एज इन कभी भी जीरो में नहीं जाती है, कि खत्म नहीं होती है बेसिकली। इनफैक्ट अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी वो चीज होती है जो हमेशा अमर रहती है, दैट ऑलवेज स्टेज, ठीक है। तो कैसे रहेगी वो, ऐसे क्योंकि ब्यूटी जो है वो कभी भी दिखने में नहीं होती है, ब्यूटी क्या होती है, क्वालिटी में होती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बावर क्वाइट, फोर्थ लाइन में आप देखिए, तो बावर क्वाइट का मतलब क्या होता है, शेड के बारे में बात की है, पेड़ की जो शेड या छांव होती है उसके बारे में बात की है। तो पेड़ की छांव की ब्यूटी क्या होती है, मतलब उसकी कोई शक्ल सूरत तो है नहीं, मतलब क्या खूबसूरती है उसकी, खूबसूरती ये है कि वो छांव जो कंफर्ट देती है, जो सुकून देती है, जो एक आराम देती है, और उस आराम में जो एक गहरी नींद आती है। और अच्छी नींद का मतलब क्या होता है, हेल्दी बॉडी, हैप्पी ड्रीम्स, है ना। और वो ड्रीम्स क्या सिर्फ इंसानों को आता है, नहीं, चाहे वो इंसेक्ट्स हो, चाहे वो बर्ड्स हो, कोई भी हो, उन सबको वो छांव जो है कितना सुकून देती है, अच्छी नींद देती है। तो बावर क्वाइट यानी इस शेड, इस छांव का क्या मतलब हुआ, इस छांव का मतलब ये हुआ, या इस छांव की क्या ब्यूटी हुई, इसकी ब्यूटी हुई इसकी क्वालिटी में कि ये सबको कितना सुकून देती है, कितना कंफर्ट देती है, राइट। उससे आगे बढ़ते हैं तो उसके अंदर ये आगे ये बताता है कि इस दुनिया में बहुत सारा डिप्रेशन भी है, यानी ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें हैं, हैप्पी चीजें हैं, नो, बहुत सारी ऑप्टिमिस्टिक चीजें भी हैं। जैसे यहाँ जो लिखा है स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, तो डेस्पोंडेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर डेस्पोंडेंस का मतलब होता है बेटा डिप्रेशन आप कह सकते हैं, ठीक है, डिप्रेशन। तो इस दुनिया में बहुत सारा डिप्रेशन भी है, बहुत ज्यादा इनह्यूमन एक्टिविटीज भी होती हैं। तो इनह्यूमन एक्टिविटीज का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा एक्शन या कोई भी ऐसी चाहे जो इंसानी लोग जो है जितना भी दूसरों को, चाहे वो क्राइम हो या कुछ हो, ये सारी इनह्यूमन एक्टिविटीज ही तो होती है ना। तो यहाँ पे कोई भी अननेचुरल स्कार्सिटी हो गई चाहे, है ना, इस तरीके की जितनी भी जो मॉरल क्राइसिस होते हैं ये सब इनह्यूमन डर्थ में आते हैं। तो ये जितनी भी नेगेटिविटीज है, हाँ ये एग्जिस्ट करती हैं, still this world is beautiful। क्यों, ये जो यहाँ लाइन लिखी हुई है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11th लाइन में देखिए, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इतना सब कुछ नेगेटिव होने के बावजूद भी सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल। पॉल का मतलब होता है डार्कनेस, की इतनी नेगेटिविटी होने की वजह से भी, होने के बावजूद भी, इतनी नेगेटिविटी होने के बावजूद भी, this world is so beautiful, there is a lot of beauty in this world that connects us with this earth। इसका मतलब ये है, यहाँ अब थोड़ा ऊपर जाइए, 6th लाइन, मैं अब थोड़ा सा मजबूर हूँ 1 2 3 4 लाइन ऐसे गिनकर आपको बताने में, आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस, लेकिन अभी कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ देखिए 5th या 6th लाइन जो है उसमें आप देखिए एक लाइन लिखी हुई है, आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बेंच टू बाइंड अस टू द अर्थ। रीड क्या होता है, ये जो फोटोग्राफ यहाँ आपको दिख रही है ना, ये रीड है। तो बेसिकली यहाँ ये कहा जा रहा है कि हम जो इंसान है
वो इस दुनिया से किस तरह से कनेक्टेड है। हम लोग एक तरीके से एक धागे में पिरोए हुए हैं, हम और दुनिया। और किस तरीके से कनेक्टेड है कि ये दुनिया में बहुत नेगेटिविटी है, डिस्पोंडेंस है, इनह्यूमन डर्थ है, डिप्रेशन है, ऑप्टिमिज्म है। यस, ये बिल्कुल यहाँ एग्जिस्ट करता है। हम कई बार इस दुनिया से दूर चले जाना चाहते हैं कि यार कुछ भी यहाँ अच्छा नहीं है, बट स्टिल वी लव दिस वर्ल्ड, स्टिल वी आर कनेक्टेड टू दिस अर्थ। किस वजह से? ये जो रीत है हमारा, ये जो कनेक्शन है हमारा इस दुनिया के साथ, वो क्यों है? क्योंकि इतना ऑप्टिमिज्म और नेगेटिविटी होने के बावजूद इस दुनिया में बहुत सारी खूबसूरती है। अब वो बहुत सारी खूबसूरती कौन सी खूबसूरती है भाई? नेचर की खूबसूरती है। तो देखो यहाँ पर जो थर्ड लास्ट लाइन है उसको देखो, सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग। यहां से लेकर आप नेक्स्ट लाइन तक देखो, मतलब नेक्स्ट आगे तक ये देखो, कूलिंग कोवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, यहाँ पर मस्क रोज ब्लूम्स तक पूरा का पूरा ये ना नेचर यहाँ एक्सप्लेन किया है कि चाहे सूरज हो, चाहे चांद हो, छोटे बड़े पेड़ हो, चाहे कोई शेड हो, कुछ भी हो, चाहे मतलब फ्लावर्स हो, ठीक है, या ग्रीन वर्ल्ड क्या है? जंगल, बेसिकली ग्रीनरी। क्लियर रिल्स, तो रिल्स क्या होता है बेटा? स्ट्रीम, जो धाराएं, पानी की धाराएं बहती हैं, ठीक है। कूलिंग कोवर्ट, कोवर्ट क्या होती है? अगेन द स्ट्रीम, जिसका जो एकदम ठंडा एहसास जो होता है, ठीक है, ये हो। या मिड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंदर जो मस्क रोज की जो खुशबू होती है वो हो। पूरे नेचर में अगर आप देखो तो अगर हम मस्क रोज की बात करें तो वो दिखने में कैसे हैं? उस ब्यूटी की बात की है क्या? नहीं। किस ब्यूटी की बात की है? उसकी जो खुशबू है, तो खुशबू आपको जो सुकून देती है, इट फील्स सो गुड। आप इतना रिलैक्स और इतना उधर एकदम हैप्पी मूड में आ जाते हैं। वहीं हॉट सीजन जब होता है, हॉट समर जब होता है, उसमें ठंडे ठंडे पानी के छींटे जब चेहरे पे पड़ते हैं, द वाटर इज नॉट ब्यूटिफुल बट दैट इफेक्ट ऑफ दैट कूलिंग कोवर्ट, दैट इज ब्यूटिफुल, दैट इज द ब्यूटी। तो ये जो ब्यूटी है नेचर की, वो ही है जो हमें इस अर्थ से कनेक्टेड रखती है, ठीक है। तो पहले किस चीज को बताया? शेड को बताया कि शेड कितनी खूबसूरत होती है क्योंकि उसमें कंफर्ट जोन होता है। उसके बाद नेचर को खूबसूरत बताया। इसके बाद किस चीज को खूबसूरत बता रहे हैं? माइटी डेड। माइटी डेड, इनकी क्या खूबसूरती है? द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heaven spring। इसका मतलब क्या है? Mighty Dead, उन लोगों के बारे में बात की। Mighty Dead कौन सी पोएटिक डिवाइस हुई बेटा? ये पोएटिक डिवाइस है ऑक्सीमेरॉन, क्योंकि एकदम ऑपोजिट है। माइटी का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ, और डेड का मतलब होता है नो लाइफ एट ऑल। तो एकदम ऑपोजिट, एकदम कॉन्ट्रास्टिंग हो गया ना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या बताया है कि जो लोगों ने अपने देश के लिए विदाउट एनी सेल्फिश रीजन सेक्रीफाइस दे दिया, अपनी जान दे दी, अपनी कुर्बानियां दे दी, तो ये लोग कौन है? ये लोग हमारे एंसेस्टर्स हो गए, जो फोर फादर्स हो गए, जिन्होंने कुर्बानियां दे दी। उन लोगों की जो स्टोरीज हैं, जो हमें कैसे पता, हम तक कैसे पहुंचती हैं ये स्टोरीज? कई बार ये स्टोरीज हम तक टेक्स्ट के थ्रू पहुंचती हैं भाई, हमारी बुक्स के अंदर होती हैं, पोम्स के अंदर होती हैं। और कई बार ये स्टोरीज हमें हमारी फैमिली मेंबर्स, हमारे फ्रेंड्स कई बार सुनाते हैं, है ना। जैसे हम फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां सुनते हैं, हमने सारी, जैसे शहीद भगत सिंह की कहानियां हमने सुनी ही है या पढ़ी है, हमने देखा तो नहीं ना लाइव उनको शहीद होते हुए, लेकिन हमने उनकी कहानियां सुनी है। इतने साल बीत गए, आजादी से पहले उन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी, इतने साल हो गए, लेकिन आज भी जब हम उनकी, चाहे कोई भी फ्रीडम फाइटर हो, जब हम उनकी स्टोरी सुनते हैं, या अगर मैं थोड़ा अभी की बात करूं तो अगर विक्रम बत्रा की मैं बात करूं, उनकी स्टोरीज हम आज भी सुनते हैं तो एक जोश आ जाता है। तो ये जो आज भी जो जोश आ जाता है ना, ये क्वालिटी जो है ना इन फ्रीडम फाइटर्स की, इन माइटी डेड लोगों की, वो कहानियां, दैट इज अ ब्यूटी, वो खूबसूरती है। और वो जो ब्यूटी है, इट इज लाइक एन इमॉर्टल ड्रिंक, मतलब एक ऐसा सुकून है, एक ऐसी ड्रिंक है जो कभी खत्म नहीं होगी, और वो एंडलेसली, मानो सीधा स्वर्ग से ये ड्रिंक आ रही हो। इट मीन्स ये बताया गया है कि कितना खूबसूरत एक इससे कंपैरिजन किया गया है कि ये ऐसा एक्सपीरियंस है इन स्टोरीज को सुनना कि इनको सुनकर इन स्टोरीज का जो इफेक्ट है, वो इफेक्ट इमॉर्टल है। सचमुच में कोई ड्रिंक थोड़ी गिर रही है, लेकिन जो इफेक्ट है, इट इज सो स्ट्रॉन्ग एंड इट इज सो इम्पैक्टफुल कि ये कभी भी खत्म नहीं होगा, राइट? ये हमेशा इमॉर्टल ही रहेगा। अंडरस्टूड बेटा? तो ये है ये पोएम। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इस पोएम की टोन क्या है? इस पोएम की टोन है, इट इज वेरी पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, और बहुत ही फिलोसफिकल टोन है इसकी। पूरी थ्रू आउट इसमें पॉजिटिविटी है, ऑप्टिमिज्म है इसके अंदर थ्रू आउट, है ना। एक तो ये टोन है इसकी, और एक इसका मैसेज हमको ये क्या मिलता है कि हमें हमेशा एक तो पॉजिटिव ही रहना चाहिए, दूसरा हमेशा जो ब्यूटी है किसी भी चीज की, उस ब्यूटी को देखना चाहिए। एंड ब्यूटी मीन्स द क्वालिटी ऑफ दैट थिंग और दैट पर्सन,
राइट, उस क्वालिटी को देखना चाहिए, ना कि फिजिकल एस्पेक्ट्स देखने चाहिए या फिजिकल अपीयरेंस, राइट। अब इस पोएम की हम पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेटाफर देखते हैं। तो मेटाफर यहाँ पर ये देखिए, ये जो बावर क्वाइट है, तो वो बावर क्वाइट किससे कंपेयर किया गया है? कंफर्ट से। जो पीस है, जो शांति है, तो कंफर्ट से डायरेक्ट कंपेयर किया गया है, ठीक है। दूसरा जो फ्लावरी बैंड है, ठीक है, फ्लावरी बैंड, रीडिंग द फ्लावरी बैंड, ये फ्लावरी बैंड जो है किससे कंपेयर किया गया है? बेसिकली कनेक्शन जो है हमारा धरती के साथ, कनेक्शन टू अर्थ, इससे हमारा कंपैरिजन किया गया है। सो दैट इज मेटाफर, ठीक है। उसके बाद इमेजरी। इमेजरी कौन सी बेटा? ये जो सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड, यहां से लेके और ये मस्क रोज ब्लूम तक ये पूरा नेचर जो एक्सप्लेन किया गया है, ये इमेजरी है कि दिखने में कितना खूबसूरत लगता होगा। इसके अलावा एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन कहाँ है? बैंड ऑफ बाइट, कूलिंग कोवर्ट यहाँ लिखा हुआ है, देखो बैंड ऑफ बाइंड जो लिखा हुआ है, नोबल नेचर्स, न साउंड रिपीट हो रहा है, यहाँ पर ये एलिट्रेशन है। नाउ पर्सोनिफिकेशन कहाँ पर है? मूव्स अवे द पाल, मतलब जो डार्कनेस के क्लाउड है, कहते हैं ना कि दुख के अंधेरे या दुख के बादल छटना, तो ये जो लिखा हुआ है कि मूव्स अवे द पाल, तो एज इफ कि कोई इंसान हट रहा हो, तो इट इज द पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद इसकी राइम स्कीम AABBCC, ये इसकी राइम स्कीम है, ठीक है। आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ फोर्थ पोम जो कि क्या है? अ रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखे ना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है हमेशा रोमांटिक पोम्स लिखते हैं, यानी वो पोम्स जिसमें नेचर को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन इस पोम के अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो बात की है, वो बात करी है एक ऐसे रोड साइड स्टैंड के बारे में जो क्या दर्शाता है? द स्टोरी ऑफ पुअर पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज, ठीक है, कि उनकी दशा क्या है, और एक रोड साइड स्टैंड के थ्रू उस पूरी की पूरी स्टोरी को इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। तो बेसिकली मैं पहले टोन बताती हूँ इस पोम की। इस पोम की टोन क्या है? बहुत ही ज्यादा सिंपैथेटिक, मतलब एक सिंपैथी है इसके अंदर। थ्रू आउट द पोम आपको एक सिंपैथी दिखेगी। और शुरुआत के अंदर जो पोम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो टोन पकड़ी है ना, तो शुरुआत में तो काफी अग्रेसिव सी है, थोड़ी सी गुस्से वाली भी है। एक दो जगह यहाँ पर लिखा हुआ है क्रॉसली, ये आप देख रहे हो पैरेंथेसिस में, यानी ब्रैकेट में लिखा हुआ है दिस क्रॉसली। इट मीन्स व्हाट? दिस क्रॉसली का मतलब यहाँ पर है बेटा गुस्से में, दैट ही इज गेटिंग एंग्री, ठीक है। दो जगह ये आता है। तो शुरुआत में तो ही इज क्वाइट एंग्री। एकदम आखिरी की दो लाइन जो है ना, ये वाली जो दो लाइन है, एंड बाय टीचिंग देम से लेकर द एंशिएंट, नहीं सॉरी, ये वाली दो लाइनें नहीं, एकदम लास्ट की जो दो लाइन है ना, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। ये जो दो लाइन है, इसमें इनकी टोन कैसी हो जाती है? काम, और थोड़ी सी स्टेबलाइज हो जाती है, थोड़ी सी काम इनकी हो जाती है, क्योंकि शुरुआत में इनका सारा एंगर जो है वो रिलीज हो गया। तो ये जो एंग्री टोन है ना, आखिर में जाते जाते थोड़ी काम हो जाती है, राइट। तो इस तरीके की इसकी टोन है, ठीक है, काफी सिंपैथेटिक है, एंग्री है, और शुरू में एंग्री है और फिर आखिर में जाते जाते वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाती है? काम हो जाती है, राइट। तो ये रोड साइड स्टैंड बेसिकली इसमें यही बताया गया है कि एक रोड साइड स्टैंड है, हाईवे पर एक स्टैंड है जहां पर सब्जियां होती हैं, वहां पर कुछ साइन बोर्ड्स भी लगे हुए हैं, नॉर्थ के लिए N, साउथ के लिए S। ये साइन बोर्ड्स यहाँ पर जो है वो लगे हुए हैं, लेकिन वो भी टूटे फूटे से हैं। नाउ जब भी कोई गाड़ी, ये जो कार्स हैं जो आती हैं, शहर से जो कार्स आती है एकदम चमचमाती हुई, जो ट्रैफिक आता है, वो यहाँ पर रुकता नहीं है। इनफैक्ट बस यहाँ पर आता है और चला जाता है। कोई सब्जियां नहीं खरीद रहा, कोई भी फ्रूट्स वगैरह कुछ भी नहीं खरीद रहा, बस आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो ये देखो फर्स्ट सेंटेंस जो लिखा हुआ है ना, द पॉलिश्ड ट्रैफिक। तो ये पॉलिश्ड ट्रैफिक कौन सा ट्रैफिक है? शहर का वो एलीट क्लास जिनके पास बहुत पैसे हैं, ठीक है। तो ये लोग यहाँ आते हैं और चले जाते हैं, और ये इस एरिया को, इस पूरी की पूरी सीनरी को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसाइज कैसे करते हैं? कि वाओ कितना खूबसूरत है, यहाँ पहाड़ है, कितना ग्रीनरी है, लेकिन ये जो रोड साइड स्टैंड है ना, इट्स लाइक अ स्पॉट इन द ब्यूटी, मतलब ये बिल्कुल इस खूबसूरती में एक धब्बे की तरह है। क्यों धब्बे की तरह है? बिकॉज ऑफ दैट आर्टलेस पेंट, मतलब जो पपड़ियां हैं दीवारों से वो गिर रही हैं, कोई पेंट प्रॉपर नहीं हुआ हुआ है। ये रोड साइड स्टैंड भी ऐसे दिखने में इतना कोई खूबसूरत नहीं है, राइट। लेकिन ये पॉलिश्ड ट्रैफिक जब इस रोड साइड स्टैंड को इतना क्रिटिसाइज करता है, तो वो ये रियलाइज नहीं करते, ये शहर के लोग जिनके पास पैसा है, कि ये रोड साइड स्टैंड बहुत ही गरीब व्यक्ति का है, एक गांव के ऐसे गरीब व्यक्ति का है जिसके पास पैसे हैं ही नहीं। और वो पैसे उसके पास कैसे आ सकते हैं?
शहर के लोग अगर इन लोगों से कुछ सामान खरीदेंगे तभी तो पैसे आएंगे, तो ये लोग उनसे सामान भी नहीं खरीद रहे हैं और फिर उनको धब्बा भी बोल रहे हैं कि इतनी खूबसूरत नजारों के बीच में ये रोड साइड स्टैंड का होना क्या है, एक धब्बे की तरह। वहां पर जो साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं एन और एस के, वो भी ऐसे टूटे फूटे से हैं, एकदम घूमे हुए से हैं, सही नहीं है, राइट। तो दिस क्रॉसली का मतलब यही है कि यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत गुस्से में कह रहे हैं कि हाउ डेयर यू टू क्रिटिसाइज दिस रोड साइड स्टैंड। आपको इस रोड साइड स्टैंड को क्रिटिसाइज करने का कोई अधिकार ही नहीं है क्योंकि आप इनकी हेल्प ही नहीं कर रहे हो। नाउ ये रोड साइड स्टैंड किसके हैं बेटा? जैसे मैंने बताया, गांव खेड़ों के जो गरीब लोग हैं उनके। ये यहाँ पर रोड साइड स्टैंड बना क्यों रहे हैं? क्योंकि हर बार इनसे एक नया प्रॉमिस किया जाता है। जब भी, बेसिकली कहने का ये मतलब है कि जब भी इलेक्शंस होते हैं, कोई नया नेता जो है इलेक्शंस में जब खड़ा होता है तो वो हमेशा कुछ प्रोमिस करता है। क्या प्रोमिस करता है वो? कि हम आपके लिए ये करेंगे, भला करेंगे, वो भला करेंगे, हम आपके लिए हॉस्पिटल्स बनाएंगे, स्कूल्स बनाएंगे, थिएटर्स, स्टोर्स, सब कुछ आप लोगों के लिए बनाएंगे। तो ये देखो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेंजा में देखो जो 5th लाइन लिखी हुई है ना, ग्रीडी गुड डूअर्स, तो ये ऑक्सीमोरॉन भी है। और यहाँ ये देखो क्या लिखा है कि ये लालची अच्छा करने वाले लोग। जो इंसान अच्छा करेगा क्या वो लालची होगा? नहीं। लेकिन बेसिकली इसलिए बताया गया है कि ये लोग एक्चुअल में लालची ही होते हैं, लेकिन अपने आप को प्रोजेक्ट कैसे करते हैं कि वी आर सो गुड पीपल, आप अपनी सारी टेंशन हमें दे दीजिए और हम आपका पूरा फायदा करेंगे, आपको अब आराम से जाके चैन की नींद सोइए। बट होता एकदम उल्टा है। जैसे ही ये लोग ये जो कैंपेन्स चलाते हैं इलेक्शंस में, हम आपको ये भी बेनिफिट्स देंगे, वो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जैसे ही ये लोग इलेक्शंस में जीत जाते हैं, क्या रिजल्ट निकलता है? रिजल्ट ये निकलता है कि जिन लोगों से वादा किया था कि तुम चैन की नींद सो जाओ, उनकी नींद हमेशा हमेशा के लिए वो लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दे डिस्ट्रॉय देयर स्लीप्स इन द एंशिएंट वे। एंशिएंट वे क्योंकि ये कोई नया तरीका नहीं है इस तरीके से फेक प्रॉमिसेस करने का। हमेशा से ऐसे ही फेक प्रॉमिस कर करके इन गरीब लोगों को जो है वो भटकाया जाता है, एकदम इनको बेवकूफ बनाया जाता है। और इसीलिए कई बार रॉबर्ट फ्रॉस्ट को इन लोगों पे गुस्सा भी आता है। इनका जो एक चाइल्डिश लॉन्गिंग है ना इन गरीब लोगों की, अब हर गरीब इंसान को हर बार इलेक्शन में ये लगता है कि इस बार जो नेता है ना शायद ये हमारा भला जरूर करेगा, और इसीलिए हर बार ये बच्चे की तरह नादानी कर जाते हैं और हर बार यकीन कर लेते हैं, एक भरोसा कर लेते हैं इन लोगों पे कि शायद इस बार का हमारा जो नेता है वो हमें जरूर से जरूर फायदा पहुंचाएगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट होता यही है जो हमेशा से होता आया है कि जैसे ही इलेक्शंस में जीत जाते हैं वैसे ही जो भी प्रॉमिस किए हैं वो सारे प्रॉमिसेस भूल जाते हैं। वापस से रॉबर्ट फ्रॉस्ट गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि जितने लोग भी यहाँ आते हैं इस रोड साइड स्टैंड पे, तो या तो वो यहाँ पर अपनी गाड़ी को बैक करने के लिए आते हैं, तो जब गाड़ी बैक करने लगते हैं तो पूरा का पूरा जो वहां पर घास लगा है, ग्रास लगा हुआ है ना वहां पे, वो ग्रास को पूरा का पूरा खराब कर देते हैं। या फिर वहां कोई डायरेक्शंस पूछने के लिए आता है कि भाई डायरेक्शन यहाँ जाना है, वहां जाना है, तो उसका डायरेक्शन क्या है, रास्ता पूछने के लिए आते हैं। एक आध कोई रुकता है तो वो सिर्फ मोल भाव करके चला जाता है। दे ओनली आस्क फॉर द प्राइसेस, कि इनका प्राइस क्या है, कितने पैसों का है, ठीक है, दैट्स इट। खरीदते वो भी नहीं है। और चौथे किस तरीके के लोग आते हैं जो क्या पूछते हैं? डू यू हैव गैलन ऑफ गैस, मतलब बेसिकली पेट्रोल का पूछ रहे होते हैं। यहां पर फिर से देखो ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में क्या लिखा हुआ है? दिस क्रॉसली। फिर से बहुत तेज गुस्सा आता है यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, ये रोड साइड स्टैंड है, यहाँ पर सब्जियां रखी है, फ्रूट्स रखे हैं, यहाँ पर पेट्रोल, तुम्हें गैस कहाँ से मिलेगी यहाँ पर? तो गुस्सा आता है इन्हें फिर से। और फिर आगे क्या बोलते हैं? कहते हैं कि इन लोगों के पास, ये जो रूरल लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, इन लोगों के पास अपनी लाइफ में कोई स्पिरिट ही नहीं है, एज इन कि इनके पास खुश होने का, एक्साइट होने का कोई रीजन ही नहीं है। इनकी जो स्पिरिट है लाइफ की वो हमेशा लो रहती है। क्यों? क्योंकि अगेन ना इनके पास कोई किसी चीज को लेकर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, ना इनके पास पैसे हैं, ना ही कोई सुख सुविधाएं हैं, ना एजुकेशन है। दे हैव नथिंग एट ऑल। ठीक है, इनके पास जो पैसा नहीं है, तो पैसा क्यों नहीं है? ड्यू टू द लैक ऑफ कैश फ्लो और ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कैश फ्लो। तो कैश फ्लो कब होता है बेटा? जब शहर के लोग जो हैं वो इनसे कोई सब्जी वगैरह या इनका जो सामान है जब वो खरीदेंगे, और वो सामान जब खरीदेंगे जो वो पैसा आएगा, उस पैसे से इन लोगों का भी जो लाइफस्टाइल है रूरल लोगों का वो थोड़ा सा अपलिफ्ट हो सकता है। बट सिंस दीज अर्बनाइज्ड पीपल, दीज एलीट पीपल, सिंस दे आर नॉट रेडी टू पे एनी मनी टू दीज पुअर पीपल, कोई पैसा देने को तैयार नहीं है और सामान खरीदने को तैयार नहीं है, तो जो कैश है वो अमीरों के पास ही रह जाता है। ठीक है, गरीबों तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो ड्यू टू लैक ऑफ या फिर एब्सेंस ऑफ कैश फ्लो इनकी ऐसी हालत है। ठीक है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को यहाँ गुस्सा आता है तो वो क्या बोलते हैं कि कभी कभी तो मेरा मन करता है कि इन अ वन स्ट्रोक आई किल देम ऑल, आई किल देम ऑल, ताकि एक ही बार में इनका जो पेन है वो खत्म हो जाए। नाउ ही इज नॉट लिटरली मीनिंग कि ही वांट्स टू किल एवरीवन। व्हाट ही इज ट्राइंग टू से हियर कि अगर इन लोगों को जान से मार दिया जाए ना
तो इनका जो पेन है, इनका जो टॉर्चर है वो एक बार में खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब ये लोग जिंदा है ना, तो जिंदा रह के रोज किसी ना किसी परेशानी को ये फेस कर रहे हैं, किसी ना किसी चैलेंज को ये फेस कर रहे हैं। तो देखा जाए तो तिल तिल करके ये मर रहे हैं, दे आर गेटिंग टॉर्चर्ड। तो टू एंड दिस टॉर्चर आई वॉन्ट टू किल देम, बेसिकली ये इसका मतलब है। ठीक है, अंडरस्टूड बेटा। टोन जो है इस पोएम की मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, मल्टीपल टोन्स है, शिफ्ट है इस पोएम के अंदर टोन का एक। और शिफ्ट क्या है, शुरुआत के अंदर बहुत ही एंग्री टोन है, ठीक है, काफी अग्रेसिव भी है, और आखिर की 2 लाइन के अंदर वो बहुत ही काम हो जाती है। और थ्रू आउट जो टोन है, थ्रू आउट जो एक कॉमन टोन है वो कौन सी है, सिंपैथी की। ठीक है, अब इसके अंदर जो पोएटिक डिवाइसेस है अपन वो भी देख लेते हैं। एक तो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जो रोड साइड स्टैंड है ना, दैट टू पैथेटिकली प्लेड, इसकी जो सबसे पहली लाइन ही है ना, सबसे पहली नहीं, थर्ड लाइन जो है ना, अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, मतलब उस रोड साइड स्टैंड को देख रहा है कि एज इफ वो स्टैंड बुला रहा हो अपने पास कि कोई तो यहाँ आके सामान खरीद ले। इसको कुछ इस तरीके से समझो कि अगर कोई स्टोर हाउस है या कोई भी बहुत बड़ा कोई शॉप है, और मान लो वहां पर एक भी सिंगल कस्टमर नहीं है, तो उसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि बेचारा ऐसा बोल रहा है ये स्टोर की कोई तो आके सामान खरीद ले। तो उस तरीके से पर्सोनिफाई किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा पॉलिश्ड कार्स और सेल्फिश कार्स, देखो पॉलिश्ड कार्स तो यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में, और जो सेल्फिश कार्स है वो यहाँ पर लिखा हुआ है इस वाली लाइन में। जो सेल्फिश कार्स है वो यहाँ लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा आई होप। तो ये जो 5th या 6th लाइन में बीच में कहीं पर देखो, ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स। तो सेल्फिश कार्स और पॉलिश्ड ट्रैफिक किसको रिप्रेजेंट करता है, एलीट क्लास को। ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है बेसिकली। ट्रांसफर्ड एपिथेट मतलब जो ह्यूमन इमोशंस को कार्स के थ्रू यहाँ बेसिकली बताया जा रहा है कि एलीट क्लास के जो लोग है ना, उनको बेसिकली ये बताया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा ग्रीडी गुड डूअर्स में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ वो क्या है, ऑक्सीमोरॉन है, एकदम कॉन्ट्रास्टिंग। ग्रीडी एंड गुड डूअर्स एकदम कॉन्ट्रास्टिंग है, इसलिए ऑक्सीमोरॉन। सेम लाइन में ही आगे देखेंगे तो बेनिफिशिएंट बीस्ट्स ऑफ प्रे, ये भी बेनिफिशिएंट एंड बीस्ट्स ऑफ प्रे, अगेन क्या है, ये भी ऑक्सीमोरॉन हो गया, एकदम कॉन्ट्रास्टिंग है। इन्हीं दोनों के अंदर एलिट्रेशन भी है, क्योंकि ग्रीडी गुड डूअर्स तो ग साउंड रिपीट हो रहा है ना, वहीं बेनिफिशिएंट बीस्ट में भी एलिट्रेशन है, ब साउंड रिपीट हो रहा है, तो ये एलिट्रेशन भी है। इसके बाद मेटाफर भी है। फ्लावर ऑफ सिटी क्या है, फ्लावर्स ऑफ सिटीज जो है, इसके अंदर फ्लावर्स ऑफ सिटी का मतलब क्या है बेटा, कि जो भी सुख सुविधाएं हैं, जो शहर की जो सुख सुविधाएं हैं उसके बारे में बात करिए। द रिफाइंड लाइफ ऑफ अर्बन पीपल या अर्बन लाइफस्टाइल, उसके बारे में बात की, तो इट्स अ मेटाफर। ठीक है, इसके अलावा इमेजरी भी है इसमें। इमेजरी कहाँ है, जो लिटिल ओल्ड हाउस के बारे में बता रहे हैं, जो स्क्वील ऑफ ब्रेक्स जो है, ब्रेक्स जिस तरीके से लगते हैं, तो एवरी टाइम जब भी कोई ब्रेक लगता है तो हर बार ये लोग बाहर दौड़ के बाहर आते हैं कि शायद इस बार तो कोई आया होगा, हमसे सामान कुछ खरीदने के लिए आया होगा, इस उम्मीद में बाहर आते हैं। तो आप इसको इमेजिन करो कि यहाँ 5th लाइन में देखो लिखा है, फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार, तो हर बार इस उम्मीद से बाहर भागते हुए आते हैं कि जैसे इस बार तो कोई इंसान आया है यहाँ पर हमसे कुछ खरीदने के लिए, राइट। इसके अलावा ये सारी, हाँ यही सारी इसमें पोएटिक डिवाइसेस हैं। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम हमारी लास्ट फॉर्म पर आ गए हैं, जो कि है आंट जेनिफर्स टाइगर। नाउ आंट जेनिफर्स टाइगर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्म है बेटा। इसको किसने लिखा है, एड्रियन रीच ने, जो कि एक पेसिमिस्टिक राइटर है, राइट। इस फॉर्म के अंदर उन्होंने क्या एक्सपीरियंसेस बताए हैं। वैसे हमेशा एड्रियन रीच के जो मुद्दे होते हैं फॉर्म के अंदर, वो एक मेल डोमिनेंस जो होती है हमेशा उनके बारे में बात करती हैं। इस फॉर्म के अंदर क्या बात करिए, एक मैरिड लाइफ की बात करिए, एक वुमेन की मैरिड लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके बारे में बात करी उन्होंने। तो इस फॉर्म के अंदर बेसिकली आंट जेनिफर करके एक लेडी है। नाउ कई बार बच्चे ना जब एक्सप्लेन करते हैं तो एड्रियन रीच करके बात करते हैं, कैसे। इस फॉर्म के अंदर आंट जेनिफर जो है वो कुछ एम्ब्रॉयडरी कर रही है, ठीक है, और वो एम्ब्रॉयडरी में क्या बना रही है, कुछ टाइगर्स बना रही है। तो कई बार आंसर लिखते हैं तो बच्चे क्या लिख देते हैं कि एड्रियन रीच उन टाइगर्स की एम्ब्रॉयडरी कर रही है। नहीं भाई, एड्रियन रीच नहीं कर रही है, आंट जेनिफर कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आंट जेनिफर बेसिकली क्या कर रही हैं, वो एक पैनल के ऊपर यानी एक कपड़े के ऊपर कुछ टाइगर्स बना रही हैं। ये ब्राइट टोपैज डेनाइजन्स जो हैं वो क्या दिखा रहे हैं, ब्राइट टोपैज डेनाइजन्स टाइगर को ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एकदम ब्राइट चमकते हुए टोपैज जो होता है वो क्या येलो कलर दिखा रहा है, पुखराज कहते हैं हिंदी में इसे, और डेनाइजन्स मतलब एनिमल्स के बारे में बात हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि जो टाइगर्स जो बना रही है, तो वो टाइगर्स किस तरीके के हैं, ऐसा नहीं है कि वो एक जगह बस बैठे हुए हैं वो टाइगर्स, नो, वो टाइगर्स की जो इमेज है वो कैसी है, दे आर प्रांसिंग, दे आर वेरी प्राउड एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत ही फियर्स नजर आ रहे हैं वो। एंड वहां पर उन्होंने एक पेड़ भी बनाया है
और उस पेड़ के नीचे एक आदमी को भी बनाया है, देयर इज अ मैन बीनीथ द ट्री। ठीक है, क्यों बनाया है इन्होंने, पूरी इमेज क्यों ऐसे क्रिएट करी है, बिकॉज दीज टाइगर्स दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ दिस मैन। एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, लेकिन वो आदमी की प्रेजेंस से भी ये टाइगर्स नहीं घबरा रहे हैं। ठीक है, ये टाइगर्स बहुत ही ब्रेव हैं और ये टाइगर्स एकदम फियर्स हैं। ठीक है, दे आर प्रांसिंग इन द ग्रीन, यानी जंगल के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर, दे आर देयर, एकदम फ्री है। तो ये टाइगर्स क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, ब्रेवरी, फ्रीडम, लिबर्टी एंड नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट ऑल। ठीक है, एंड दे हैव नो डोमिनेशन एट ऑल। क्यों इस तरीके का एक नजारा जो है उन्होंने इस पैनल के ऊपर बनाया है आंट जेनिफर ने, क्योंकि आंट जेनिफर की खुद की लाइफ जो है ना, उसमें किसी भी तरीके की फ्रीडम नहीं है, फुल्ली मेल डोमिनेंस है उनकी लाइफ के अंदर। उनका जो हस्बैंड है, उन्होंने किसी भी तरीके की लिबर्टी नहीं दी है। तो किस तरीके से एक मैरिड वुमेन की लाइफ में कितना सप्रेशन होता है, कितना ऑपरेशन होता है, वो बताया गया है। तो जिस तरीके की लाइफ आंट जेनिफर जीना चाहती थी, वो खुद तो जी नहीं पाई। किस तरीके की लाइफ जीना चाहती थी, एकदम फ्री, आजादी वाली, जहां पर वो अपनी इच्छा अनुसार कुछ काम कर सके। लेकिन सिंस वो ऐसी लाइफ नहीं जी पा रही है, एक कॉन्फिडेंट लाइफ वो जीना चाहती थी, लेकिन सिंस वो ऐसी कॉन्फिडेंट लाइफ नहीं जी पाई, तो अपने टाइगर्स के थ्रू वो इस तरीके की लाइफ जी रही है कि मैं तो इतनी कॉन्फिडेंट नहीं बन सकी, लेकिन मैं टाइगर्स अपने ऐसे बनाऊंगी, दोज हु आर ब्रेव, कॉन्फिडेंट एंड दोज हु आर फ्री। ठीक है, तो इस तरीके के वो ये टाइगर्स को बना रही है। ये फर्स्ट स्टैंजा है। सेकंड स्टैंजा के अंदर ये जो फिंगर्स फ्लटरिंग है ना, वो क्यों है, मतलब उनकी उंगलियां कांप रही हैं जब वो ये एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। क्यों कांप रही हैं, मे बी बिकॉज शी इज अफ्रेड ऑफ हर हस्बैंड, क्योंकि शायद उनके हस्बैंड को उनका एम्ब्रॉयडरी करना पसंद नहीं है। अब देखो, ये होता है ऑपरेशन, मतलब किसी इंसान की सोच को और उसके ख्याल तक को दबा देना। और वो क्या ऑपरेशन है, एम्ब्रॉयडरी करना, पेंटिंग करना, क्या कोई गलत काम है क्या, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इतना मामूली सा काम करने में भी आंट जेनिफर को इतना डर लग रहा है। क्यों, क्योंकि उनके हस्बैंड को पसंद नहीं है कि हाउ डेयर यू डू दिस, इसीलिए। लेकिन फिर भी आंट जेनिफर ये एम्ब्रॉयडरी कर रही है और डरते हुए कि अगर उनके हस्बैंड को पता चला तो पता नहीं क्या होगा, राइट। तो ये मेल डोमिनेंस दिखा रही है ये दो लाइंस। उसके बाद देखिए, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग। मैसिव वेट का मतलब क्या है यहाँ पर, ये ऐसा नहीं है कि कोई 8-10 कैरेट का डायमंड पहना हुआ है तो बहुत बड़ा डायमंड पहना हुआ है उन्होंने, नहीं, ये वो वाला वजन नहीं है। ये वजन क्या है, भार है, इट इज द बर्डन एक्चुअली। ये वेट क्या है, बर्डन है, भार है, कि उनकी सिंस शी इज मैरिड और उन्होंने जो वेडिंग बैंड पहना हुआ है ना, यानी शादी की जो अंगूठी है, वो अंगूठी जो पहनी हुई है ना, तो ये अंगूठी क्या दर्शा रही है कि आंट जेनिफर है किस तरीके से बाउंड है, किस तरीके से वो गिरफ्त है, इम्प्रिजन्ड है वो इस शादी में। तो बेसिकली शादी में गिरफ्त होने का मतलब क्या है, दैट शी हैज नो फ्रीडम एट ऑल, शी हैज नो चॉइस ऑफ हर ओन। ठीक है, शी कैन नॉट डिसाइड फॉर हर सेल्फ, शी हैज नो वॉइस। ठीक है, इस तरीके की बात है कि वो पूरी तरीके से ऑप्रेस्ड है। उसके बाद When aunt is dead, यहाँ पर बताया गया है कि जब आंट जेनिफर की डेथ हो जाएगी तो उनके फिंगर्स में अभी भी वो रिंग जो है रहेगी। ये जो लिखा है स्टिल रिंग्ड, स्टिल रिंग्ड मतलब आंट जेनिफर की तो डेथ हो जाएगी, नाउ शी इज नो मोर, लेकिन उनकी उंगली में जो अंगूठी है वो अभी भी रहेगी। वो रिंग क्या रिप्रेजेंट करती है, द ऑर्डियल्स ऑफ हर लाइफ। ऑर्डियल्स मतलब जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स, जितने भी चैलेंजेस आंट जेनिफर ने फेस करे अपनी लाइफ में, जो भी मेल डोमिनेंस उन्होंने अपनी लाइफ में झेला, शादी से पहले अपने फादर का, शादी के बाद अपने हस्बैंड का, वो सारी प्रॉब्लम्स, वो सारी ऑर्डियल्स, वो सारी सफरिंग्स जो हैं, वो सारी सफरिंग्स ये अंगूठी दर्शाती है कि सिंस शी इज मैरिड दैट मीन्स शी हैज सफर्ड अ लॉट। उन्होंने बहुत सारा मेल डोमिनेंस झेला है, सफर किया है। ठीक है, आंट जेनिफर की तो डेथ हो गई, लेकिन जो टाइगर्स आंट जेनिफर ने बनाए हैं वो अभी भी जिंदा हैं, यानी वो टाइगर्स अभी भी दे विल कंटिन्यू टू प्रैंस, कंटिन्यू टू बी प्राउड एंड दे विल कंटिन्यू टू बी अनअफ्रेड। यानी जिस तरीके की लाइफ आंट जेनिफर जीना चाहती थी वो खुद तो नहीं जी पाई, लेकिन उन्होंने टाइगर्स ऐसे बनाए जो वो लाइफ जी रहे हैं जैसा आंट जेनिफर जीना चाहती थी। और वो क्या है, confident, free, they are prancing, they are proud and they are not afraid of anything or anyone, especially man. आया समझ में? तो ये पोम कंप्लीट होती है बेटा। इस पोम की जो टोन है वो कैसी है, इट इज अगेन सिंपैथेटिक एंड वेरी बिटर। बिटर क्यों? क्योंकि हमें कई बार बुरा भी लगता है कि आंट जेनिफर है,
समझ में आता है कि कितनी मासूम सी है, एम्ब्रॉयडरी करते हुए भी बेचारी को डर लग रहा है कि कहीं हस्बैंड आकर देख ना ले, है ना। तो इट्स क्वाइट बिटर, बुरा लगता है हमें, ठीक है। इसके अंदर जो पोएटिक डिवाइसेस है वो क्या है, सबसे पहले तो इमेजरी हम देखते हैं। फर्स्ट स्टैंजा जो है ना, पूरा का पूरा इमेजरी है कि किस तरीके से उन्होंने, जो आप इमेजिन कीजिए कि किस तरीके के टाइगर्स बनाए होंगे, उछल कूद एकदम फियर्स और ब्रेव और एक एक्शन के अंदर, एज इफ दे आर इन दी अटैकिंग मूड, इस तरीके के उन्होंने टाइगर्स बनाए हैं। वहां पर एक ट्री भी है, उसके नीचे एक आदमी बैठा है और उस आदमी से वो बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं, राइट, इस तरीके की। तो ये है इमेजरी, ठीक है। एलिट्रेशन क्या है, फिंगर्स फ्लटरिंग, तो फ साउंड जो है रिपीट हो रहा है, फ साउंड रिपीट हो रहा है। प्रैंसिंग प्राउड, प साउंड जो है एक्चुअली वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इट इज एलिट्रेशन, इमेजरी हो गया। सिंबलिज्म क्या है, वेडिंग बैंड इज अ सिंबलिज्म। वेडिंग बैंड या जो अंगूठी है शादी की, वो क्या सिंबलाइज करती है, मेल डोमिनेशन उन पर सिंबलाइज करती है, जो उन पर जो अप्रेसिव लाइफ उनकी रही है, उनका रिस्ट्रिक्टिंग नेचर जो रहा है उनके हस्बैंड का उनके ऊपर, वो ये वेडिंग बैंड दिखाता है। इसके अलावा टाइगर्स भी क्या सिंबलाइज करते हैं, टाइगर्स सिंबलाइज करते हैं एकदम करेज, फ्री स्पिरिट, एकदम अनटेम्ड, UNTAMED, अनटेम्ड मतलब बिल्कुल जो किसी के काबू में नहीं आते। तो टाइगर्स यही एकदम फ्री स्पिरिट्स ये जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये है सिंबलिज्म, ठीक है। इसके बाद हाइपरबली भी है। हाइपरबली क्या है, द मैसिव वेट, तो मैसिव वेट मतलब कितनी भारी होगी, लेकिन वो थोड़ा सा एग्जैजरेट करके यहाँ बताया गया है कि द इमोशनल बर्डन ऑन आंट जेनिफर, ये बताया गया है बेसिकली, ठीक है। इसके बाद बेटा मेटाफर क्या है, तो टाइगर्स को यहाँ पर किससे डायरेक्टली कंपेयर किया है, ब्राइट टोपाज डिनाइजेंस से, इससे कंपेयर किया गया है, ठीक है। उसके बाद पर्सोनिफिकेशन है, तो पर्सोनिफिकेशन क्या है, प्राइड एंड फेयरलेस, ये कौन है, टाइगर्स। तो टाइगर्स को क्या बताया गया है, प्राइड एंड फेयरलेस, तो ये एज इफ की ह्यूमन क्वालिटी दी गई है, एज इफ ह्यूमंस आर प्राउड एंड दे आर फेयरलेस, ठीक है। तो ये पर्सोनिफिकेशन हुआ है, राइट। तो ये सारी बेटा पोएटिक डिवाइसेस हैं इस फॉर्म की, और इसी के साथ बेटा ये पूरा का पूरा जो आपकी पांचों फॉर्म्स है ना, यहाँ पर कंप्लीट होती है। मैंने सबकी आपको टोन भी बता दी है, पोएटिक डिवाइसेस भी बता दी हैं, ठीक है। आई होप आपको सारी की सारी फॉर्म्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी, एंड आई जस्ट विश कि आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा भी लगा होगा, समझ में आया होगा। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि मैं थोड़ी सी आज हेल्पलेस हूँ इस तरीके से वीडियो बनाने के लिए, बट स्टिल मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं वीडियो जरूर बना के आप तक पहुंचाऊंगी, तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है, एंड आई होप यू वुड अप्रिशिएट। बट जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, हर बार एग्जाम में करती हूँ, अभी भी कोई डाउट है मुझसे पूछ लेना, पूरी रात में हूँ, बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी, राइट। और बेटा वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑलराइट, बाय बच्चा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम।